नमस्कार प्यारे बच्चों एवं अभिभावकों। घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा नाम ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, ज़िला महेंद्रगढ़। तो इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत, जो एक इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, उसका लेसन 1 था कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, तो इसी का कुछ जो भाग रह गया था मैं आज उस पार्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, यानी सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों, बारूद वाले हथियार, ठीक है, का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। ठीक है, इसके बारे में जो हमारे अगले कुछ अध्याय हैं तो उनमें बताएंगे आपको विस्तार से। तो इस युग में लोगों की गतिशीलता यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पहले क्या होता था, 700 ईस्वी से पहले कि भाई लोग ज़्यादा कहीं यात्राएं भी नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाते थे, आने जाने के यातायात के साधन भी नहीं थे। ठीक है, और खोजी प्रवृत्ति भी कम थी। लेकिन सन 700 से लेकर 1750 यानी लगभग 1000 वर्ष के बीच इतना लोग खोजी प्रवृत्ति के और इतना प्रौद्योगिकी ने विकास किया कि बहुत सारे परिवर्तन, यानी ज़मीन आसमान के परिवर्तन वहाँ तक आ गए। ठीक है, क्योंकि लोग जो है बहुत तेज़ी से जगह जगह की दूसरे स्थानों पर यात्राएं करने लगे थे। तो जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। किसी भी स्थान पर हम जाएंगे तो देखेंगे वहाँ की कल्चर को हम जानते हैं, वहाँ की हम खेती को जानते हैं, वहाँ के हम व्यवसाय को समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देख करके जान पाते हैं। ठीक है, तो अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। ठीक है, यानी 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। यानी उस शासनकाल में कवि थे और चारण थे, तो वो क्या करते थे कि उन जो राजपूत थे, जो राजा थे, जो योद्धा थे, उनके गुणों का बखान करते थे, मतलब कविताओं के माध्यम से उसका गायन करते थे। ठीक है, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ यानी मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी
और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अभी मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, पर्यावास। पर्यावास क्या होता है? पर्यावास यानी इसका जो अर्थ है सीधा सीधा वो ये है कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली, ये क्या कहलाती है? पर्यावास। तो जब लोगों की इस जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। ठीक है, कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार से मतलब जो स्थानीय मालिक वर्ग था, तो उनकी बेगार कई बार फ्री में, बिना कोई उनसे उस काम के बदले में कोई धन या कोई वस्तु लिए बिना वो फ्री में ही उनका काम करते थे, जिसको बेगारी कहते थे। ठीक है, परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। तो जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक है, तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब हम बात करते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। ठीक है, इनकी हम बात जो हमारे अगले अध्याय हैं उनमें करेंगे विस्तार से। तो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, ये इन्होंने 1266 से लेकर 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। ठीक है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। देखो, भाषा तथा क्षेत्र, ठीक है, इनमें भी बहुत अंतर आया है और पहले भी आता रहा है, आगे भी आता रहेगा, क्योंकि परिवर्तन निरंतर चलते रहते हैं। ठीक है, सन 1318 में एक कवि थे अमीर खुसरो ने इस बात का गौर किया था कि, ठीक है, अमीर खुसरो ने बताया था कि सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण, ये जो है दक्षिण कर्नाटक में भाषाएं थी। ठीक है, तेलंगानी ये आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मैं अबारी
तमिलनाडु में, और गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। यानी अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। तो अलग अलग भाषा जो है क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती थी, और आज भी होती है। आज भी भाषाओं का अलग अलग उल्लेख मिलता है। ठीक है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। ठीक है। और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आप इनको बारे में और अधिक जानकारी से पढ़ेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। ठीक है। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। ठीक है। बात करते पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। संरक्षक का मीनिंग जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति, धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। ठीक है। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन भी हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे।
मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में कई परिवर्तनों के बारे में जाना। मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छे से समझा और घर पर इसको आप याद करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।